अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन फॉरेन पॉलिसीज़ एंड एक्सटर्नल रिलेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर जो है हम बेसिकली चंद ऐसी टर्म्स को जो है डिस्कस कर रखे हैं जो कि मुख्तलिफ रियासतों के जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उनके अंदर जो है ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। ख़ास तौर पे जो है ये जो टर्म्स हैं इनका तल्लुक़ जो है फॉरेन पॉलिसी के साथ है, डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ होता है, एक्सटर्नल रिलेशन के साथ है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनको भी खसूसी तौर पे इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन फॉरेन पॉलिसी, आइए इसका आगाज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी इज़ ए मैकेनिज्म। फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक मैकेनिज्म होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है विच नेशनल गवर्नमेंट यूज टू गाइड देयर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? दैट इज़ ए मैकेनिज्म विच national governments used to guide their diplomatic interactions and relationships। तो ये क्या है? ये वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए जो है जो मुख्तलिफ़ रियासतें होती हैं, मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो दूसरी रियासतों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करती हैं, डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बाहमी मामला तय करती हैं और उनके साथ सोशल, इकनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और दीगर जो उनके रिलेशंस होते हैं उनको जो है मेंटेन करती हैं। तो गोया जो डिप्लोमेसी है जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, ये वो पॉलिसी होती है या वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए एक सॉवरेन स्टेट या एक इंडिपेंडेंट स्टेट दूसरी इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ जो है अपने बाहमी मामलात को तय करती है, रिलेशनशिप कायम करती है, जो है वो सोशल, इकनॉमिक या कल्चरल रिलेशन हो, वो पॉलिटिकल हो, उनका तल्लुक़ ज़माना अमन के साथ हो या वार के साथ हो। तो रियासतें जो हैं जिस पॉलिसी के ऊपर अमल करके अपने इंटरनल रिलेशंस को या इंटरेक्शन करती हैं उसको फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। विद अदर कंट्रीज़ ए स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स इट्स वैल्यूज़। तो डी स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी रियासत की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, उसका जो कल्चर होता है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसकी जो आइडियालॉजी होती है उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो किसी भी रियासत की वैल्यूज़ का अंदाज़ा लगाना हो, उसकी आइडियालॉजीज़ का अंदाज़ा लगाना हो, उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसका अंदाज़ा लगाना हो, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी को जो है स्टडी करने के बाद हम उस रियासत की प्रायोरिटीज़ को जान सकते हैं, उसके आइडियाज़ को जान सकते हैं, उसकी जो नेशनल आइडियालॉजी होती है, उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, उसकी जो मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं, उसको जो है हम चेक कर सकते हैं। तो किसी भी रियासत की जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो अक्कासी होती है, उनकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है वो नज़र आती है। एंड गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, पर्पस क्या है उसका, रियासत चाहती क्या है, रियासत जो है वो पुरअमन है या जारहाना इक़दामात रखती है, रियासत जो है वो किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स रखती है, इसका अंदाज़ा भी हमें उसकी फॉरेन पॉलिसी से होता है। एंड हेल्प्स ड्राइव इट्स पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक एम्स इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर जो है वो अपने जो उसके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं या उसके जो इकनॉमिक इंटरेस्ट है उनको किस तरह जो है लेकर जाना चाहती है, इसका अंदाज़ा हमें फॉरेन पॉलिसी से ही होता है। तो मुख्तसर ये कि फॉरेन पॉलिसी से मुराद किसी भी रियासत की वो फॉरेन पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए वो दूसरी रियासतों के साथ इंटरेक्शन करती है, दूसरी रियासतों के साथ अपने जो मुख्तलिफ मामला तय करती है, चाहे वो पोलिटिकल हों, कल्चरल हों, सोशल हों, उनकी नोयत जो है किसी भी किस्म की हो। और फॉरेन पॉलिसी जो है बेसिकली रियासत की वैल्यूज़ की अक्कासी जो है वो कर रही होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी जो पुरअमन बकाए बाहमी है, ये टर्म है प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पुरअमन बकाए बाहमी के मुख्तलिफ असूल हैं, उसमें 5 इसके असूल हैं जी। इन्हीं 5 असूलों की वजह से इनको पांचशेला प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो उसमें फ़र्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल आइडेंटिटी। तो पहला क्या है कि जो रियासतें हैं वो एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है और एक दूसरे की जो इंटीग्रेशन है उसका एहतराम करेंगी, इलाकाई जो उस इलाकाई सरहदों का एहतराम करेंगी और एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है, जो उसकी जो आज़ादी है उसका जो है वो एहतराम करेंगी। तो जो पीसफुल
प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, उसका पहला असूल ये है कि तमाम रियासतें जो हैं वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी और एक दूसरे की जो सालमियत है, जो इलाकाई सालमियत है, उसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ हैं उनका वो एहतराम करेगी, उनकी कोई भी खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं करेंगी। नंबर 2 देखते हैं क्या है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी रियासत जो है किसी दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ चारहियत का मुज़ाहरा नहीं करेगी, उसकी सरहदों का भी एहतराम करेगी और अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पीसफुली जो है वो आगे लेकर चलेगी। तो कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ जो है अग्रेशन का मुज़ाहरा नहीं करेगी, उसके ख़िलाफ़ जारहियत नहीं करेगी और अदम जारहियत के ऊपर जो है रियासतें जो हैं वो अमल करेंगी। नंबर 3 पॉइंट है जी नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। हर रियासत दूसरी रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, यानी एक रियासत दूसरी रियासत के जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटरनल उसके जो अफेयर्स हैं जिनका तल्लुक उसके रियासत के इलाके की हदूद के अंदर के मामलात के साथ है, जिनको हम इंटरनल अफेयर्स कहते हैं, तो बाकी जो रियासतें हैं उसमें किसी किस्म की मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं होगी। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए ज़रूरी है कि रियासतें एक दूसरे के मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत ना करें जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट जो मुनाफा बख्श जो एक दूसरे का एहतराम करेंगी, बाहमी तौर पे जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगी और तमाम जो रियासतें हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है उनकी इक्वलिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी और म्यूचुअल बेनिफिट जो है बाहमी दिलचस्पी की जो अमूर हैं, बाहमी जो मनफियत के जो मामलात हैं, जो बाहमी जिनमें फ़ायदा होगा उसमें मिलकर जो है रियासतें जो है वो आगे बढ़ेंगी और मिलकर काम करेंगी और पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी पुरअमन बकाए बाहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो ये एक टर्म है प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये मुख्तलिफ रियासतें जो हैं उसको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका हिस्सा बनाती रखी हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द मोस्ट फेवर्ड नेशन। द मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN। MFN एक एब्रीवेशन है डेट स्टैंड्स फॉर द मोस्ट फेवर्ड नेशन। पसंदीदा कौम जो है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है जी? प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द आइडिया डेट कंट्रीज शुड ट्रीट ऑल देयर ट्रेड पार्टनर्स इक्वली। क्या है जी? मोस्ट फेवर्ड नेशन ये एक असूल है। ये असूल क्या है जी? ये असूल ये कहता है कि तमाम रियासतें जो हैं जो उनकी जो ट्रेड पार्टनर्स होंगी उनके साथ जो है वो मुसावी सलूक करेंगी, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगी, उनको जो है उनके किसी एक को दूसरे के ऊपर तरजीह नहीं देंगी और किसी एक रियासत के साथ जो है झुकाव नहीं रखेगी। तो तमाम रियासतों के साथ जो है उसकी इक्वल ट्रीटमेंट होगी। तमाम जो उसके जो इकनॉमिक पार्टनर्स होंगे, जो उसके पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ जो उनकी ट्रेड होती है उसमें किसी किस्म की जो है वो जानबदारी का जो है मुज़ाहरा नहीं करेगी। बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंट्रीज शुड ट्रीट ऑल देयर ट्रेड पार्टनर्स इक्वली। तो तमाम ट्रेड पार्टनर के साथ उनके इक्वल जो है उनके साथ मामलात किए जाएंगे। दैट नो वन कंट्री शुड बी मोर फेवर्ड। और किसी रियासत को ज़्यादा फेवर नहीं दी जाएगी, किसी रियासत को दूसरी रियासत के ऊपर तरजीह नहीं दी जाएगी। यानी तमाम रियासतें जो है वो उनके साथ मुसावी इक्वल जो है वो ट्रीटमेंट का बंदोबस्त जो है किया जाएगा। इट मीन्स नो कंट्री शुड गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुड्स एंड सर्विसेज अमंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर ट्रेडिंग पार्टनर। तो इसका मतलब ये भी है जी, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक फार्मूला ये है कि कोई भी रियासत जो है वो किसी रियासत की जो गुड्स हैं, जो अशिया हैं, जो उसका माल होता है उसको, या उसकी जो सर्विसेज होती हैं जो एक रियासत दूसरी रियासत के लिए सर्विसेज देती है, तो कमिंग फ्राम वन पर्टिकुलर ट्रेड पार्टनर, तो किसी रियासत के माल को दूसरी रियासत के माल के ऊपर वो तरजीह नहीं देगी। मुख्तसर ये कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जितनी रियासतों के साथ ट्रेड हो रखी है, जितनी रियासतों के साथ किसी रियासत का लेन देन हो रखा है, तो वो सबके साथ इक्वल ट्रीट करेगी। किसी रियासत को दूसरी रियासत के ऊपर जो है वो प्रायोरिटी नहीं देगी, और चाहे वो गुड्स की ट्रांसपोर्ट हो रखी है या सर्विसेज की जो है वो तल्लुकात हैं, तो तमाम रियासतों के साथ इक्वल बेस के ऊपर जो है वो मामलात को चलाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी रियासत जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वो हासिल कर लेती है। तो जब भी मोस्ट फेवर्ड नेशन वो रियासत होगी जो तमाम रियासतों के साथ
यकसा बुनियादों के ऊपर, इक्वल बेस के ऊपर जो है वो ट्रेड करती है और कोई किसी रियासत को दूसरी रियासत के ऊपर जो है वो फेवर नहीं देती। तो ऐसी रियासत को जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है वो टाइटल जो है वो दिया जाएगा जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट फोर प्रोग्राम क्या है? वाज ए टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन। तो फोर ट्रेड प्रोग्राम जो है ये बेसिकली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है और ये वो प्रोग्राम है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो था, जो कि आई थिंक जो डी स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब पाकिस्तान कैम हुआ, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ 1947 के अंदर जो है, तो ट्रूमैन उस वक्त जो है वो उस वक्त प्रेसिडेंट था। ये मैं इजाफी तौर पे बात कर रहा हूँ। तो जो ट्रूमैन था उसकी तरफ से एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, कम तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए जो है उनको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए जो है एक प्रोग्राम का जो है वो ऐलान किया गया था। उसको पॉइंट 4 प्रोग्राम जो है वो कहा जाता है और इस प्रोग्राम का ऐलान जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने जो है किया था इन हिज ऑगरल एड्रेस ऑन जनवरी 20, 1947। तो 1947 के अंदर 1949 जनवरी 20, 1949 को जो है उसने अपनी इनऑगरल सेरेमनी के अंदर जो है जब उसने जो है ये इसका जो है वो ज़्यादा तौर पे जो है वो अनाउंसमेंट की थी। इट टुक इट्स नेम फ्राम द फैक्ट दैट इट वाज द फोर्थ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स मेंशन इन द स्पीच। तो उसने अपनी स्पीच के अंदर जो है जो जिन अहम पॉइंट्स का हवाला दिया गया, तो उससे फिर इसको जो है वो ड्राइव किया गया है कि उसने पॉइंट 4 प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है उसने अपनी इनऑगरल सेरेमनी के अंदर जो है जो जनवरी 20, 1949 के अंदर जो है वो कंडक्ट हुई थी, तो उसमें जो है उसने इस प्रोग्राम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑल वेदर फ्रेंड। बड़ा खूबसूरत सी टर्म है ऑल वेदर फ्रेंड। ये टर्म पॉलिटिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है और सोशल लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल होती है। ऑल वेदर फ्रेंड, the origin of this term is from the quote by former Pakistani president who called China an all-weather friend। तो ऑल वेदर फ्रेंड की टर्म का तल्लुक जो है वो पाकिस्तान चाइना की दोस्ती के साथ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को जो है दुनिया के अंदर बड़ी जो है वो मसाली फ्रेंडशिप कहा जाता है और इस सिलसिले में पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान के जो हाई रैंक लोग हैं उनकी तरफ से भी बड़े खूबसूरत बयानात जो है देखने को मिलते हैं। और जो चाइनीज़ हाई रैंक लोग हैं, प्रेसिडेंट है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उनकी तरफ से भी जो है बड़े पाक चाइना दोस्ती के हवाले से कहा जाता है कि ये हिमालय से बुलंद है और जो है वो समुंदर से गहरी है, शहर से मीठी है। तो इस इतनी खूबसूरत दोस्ती के लिए जो है पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, जो फार्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको ऑल वेदर फ्रेंड कहा, यानी सदाबहार दोस्ती कहा कि हर किस्म के हालात के अंदर जो है पाकिस्तान और चाइना जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। बिकॉज दे वर द ओनली मेजर नेशन टू नॉट इग्नोर पाकिस्तान इन 1990s to 20 पीरियड। तो वैसे तो जब से जो है पाकिस्तान चाइना के तल्लुकात का आगाज़ हुआ है, दोनों रियासतों ने जो है वो हमेशा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ख़ास तौर पे जो है 1990s और 2000 के अंदर जो है इस ये जो टेकेड है, इसके दौरान जो है पाकिस्तान को जो स्पेशली तौर पे जो है सपोर्ट किया गया था। तो इस वजह से जो है जब पाकिस्तान के ऊपर फॉरेन प्रेशर बढ़ता है, पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स के हवाले से और बहुत सारे पाकिस्तान के इशूज़ होते हैं, तो चाइना की खुसूसी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को दरकार होती है। तो इसी वाले से जो है चाइना की जब सपोर्ट मिलती है तो उस वक्त जो है कहा गया कि ऑल वेदर फ्रेंड। तो चाइना को जो है ये एक ऑल वेदर फ्रेंड का लक़ब दिया गया है, सदाबहार दोस्त कहा जाता है। दिस term is often used by Pakistani and Chinese politicians when they wish to use flattering terms to describe their relations। तो कहा गया कि ये टर्म जो है दोनों तरफ से इस्तेमाल होती है, चाइनी लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तान लीडरशिप की तरफ से। जब कभी भी उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ तल्लुकात का इजहार करना होता है, मोहब्बत का इजहार करना होता है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद का इजहार करना होता है, तो दोनों जो है ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स। तो इस टर्म का तल्लुक जो है पाकिस्तान और चाइना की खारजा पॉलिसी के साथ है, पाकिस्तान की चाइना के साथ और चाइना की जो पाकिस्तान के साथ खारजा पॉलिसी है उसके लिए ऑल वेदर
फ्रेंड की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बहुत खूबसूरत टर्म है। नेक्स्ट है जी लुक ईस्ट डिप्लोमेसी आर पॉलिसी। लुक ईस्ट सॉरी लुक ईस्ट डिप्लोमेसी क्या है जी? लुक ईस्ट डिप्लोमेसी रेफर्स टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश। तो इस जो पॉलिसी है, ये जो लुक ईस्ट डिप्लोमेसी है, इस फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के साथ है, विच इज़ डिज़ाइंड टू प्रमोट इट्स रिलेशंस विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियंस। तो बांग्लादेश ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं बर-ए-आज़म एशिया के और साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो अपने जो सोशल तल्लुकात हैं, जो इकनॉमिक रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल हैं, कल्चरल हैं और दीगर उसके जो मामलात हैं, उनको खुसूसी तौर पे जो है वो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो अपने अपने रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहता है, अपने तल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। तो बांग्लादेश की ये जो पॉलिसी है इसको लुक ईस्ट डिप्लोमेसी जो है वो कहा जाता है। यानी वो अपने मसाइल के हल के लिए किसी यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्री को पर इन्हिसार करने की बजाय वो उस खिते की जो रियासतें हैं, ख़ास तौर पे जो जनूबी एशिया की रियासतें हैं और मशरक़ बैद की जो रियासतें हैं उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। तो उसकी ये पॉलिसी जो है उसको लुक ईस्ट डिप्लोमेसी या लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। और कवरिंग इकनॉमिक, डिफेंस, कल्चरल एंड अदर इंटरेस्ट, जो बांग्लादेश के जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, डिफेंसिव हैं या कल्चरल हैं या दीगर उसके जो भी मामलात हैं, उसके लिए वो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न नेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव रखता है। इसी को लुक ईस्ट डिप्लोमेसी जो है वो कहा जाता है। और आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉर्दर्न टायर कंट्रीज़। नॉर्दर्न टायर कंट्रीज़ क्या जी? इट इज़ द कंसेंसस ऑफ द conference that a regional defense arrangement among the nations forming the so-called Northern Tier, that is Pakistan, Iran, Iraq and Turkey, or would strengthen materially the security and stability in the Middle East and would therefore be in the interest of the free world and in it। ये देखिएगा कि ये टर्म जो है एक बात की जाती है कि अभी तक उसको मटीरियलाइज़ तो नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल ये बात जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती है कि पाकिस्तान और ईरान है, इराक़ है और तुर्की है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ये मुल्क जो है अगर मिलकर आपस में कोई अलाइंस कायम कर लेते हैं तो ये दुनिया का बहुत बड़ा अलाइंस होगा। और इसको जो है वो जो मिडल ईस्ट के अंदर जो है जो मसाइल हैं, जो वहाँ पे बेचैनी पाई जाती है, तो उसको भी ख़त्म करने में ये इत्तेहाद बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। और इसके बारे में एक बात और भी कही जाती है कि अगर अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हो जाए तो ये मुल्क मिलकर जो है कोई पॉलिटिकल अलाइंस बना लें, कोई डिफेंसिव अलाइंस बना लें, तो इसको दुनिया के मजबूत तरीन अलाइंसिस के अंदर जो है शुमार किया जाएगा। और इसी ख़तरे के पेश नज़र जो है दुनिया इस कोशिश में होती है कि जिन मुमालिक को इनके इस अलाइंस से ख़तरा लाक हो सकता है, तो उनकी कोशिश होती है कि इन मुमालिक के दरमियान जो है ऐसे तल्लुकात डेवलप ना हों कि ये मुस्तक़बिल के अंदर जो है कोई फ़ौजी या दफ़ाई मुआहदा जो है आपस में करके एक बड़ा अलाइंस कायम करने में कामयाब हो जाएँ। बहरहाल इट इज़ द कंसेंसस ऑफ द कॉन्फ्रेंस दैट द रीजनल डिफेंस arrangement among the nations forming the so-called नॉर्दर्न टायर, दैट इज़ पाकिस्तान, ईरान। तो बस इसको सो कॉल्ड ही कहा जा सकता है कि ये नाम की हद तक तो है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी इसमें कोई जान नज़र नहीं आती, कोई स्पिरिट नज़र नहीं आती, और ना ही जो है ये बज़ाहिर नज़र आता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो आपस के बाहमी इख्तलाफात हैं और मुस्लिम वर्ल्ड के जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो इख्तलाफात हैं वो कभी भी जो है इनको एक दूसरे के प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होने का मौका नहीं देंगे। बहरहाल इनका अगर इन इस जो है इस ये सूरत हाल है जो एक मुतवक्को अलाइंस हो सकता है, इसके लिए नॉर्दर्न टायर कंट्रीज़, इस हवाले से इनको नॉर्दर्न टायर कंट्रीज़ कहा जाता है। और ये भी इसको कहा जाता है कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर अमन कायम करना है तो इनके दरमियान एक अलाइंस का होना जो है वो ज़रूरी है। और नेक्स्ट है जी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सी पैक। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सी पैक जिसको कहा जाता है, तो ये बहुत मशहूर है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। मैसिव बाईलेटरल प्रोजेक्ट, ये एक बाईलेटरल प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का। अब तो इसमें और बहुत सारे ममालिक शामिल हो गए हैं। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन पाकिस्तान फॉर बेटर ट्रेड विद चाइना एंड फर्दर इंटीग्रेट द कंट्रीज़ ऑफ द रीजन। तो
ये जो है सी पैक है, ये बेसिकली एक तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों मालिक के दरमियान जो है तिजारत के तरीक़ेकार को जो है वो थोड़ा सा आज़ाद किया जाए और आसान किया जाए, और इस वाले से पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है की जाए, मसलन रेलवे का सिस्टम इम्प्रूव किया जाए और रोड सिस्टम इम्प्रूव किया जाए, और इस तरह जो है वो चाइना के लिए जो है वो इसमें एक तहफ़्फ़ुज़ की सूरत जो है वो नज़र आती है। और दूसरा ये है जी, इसके ज़रिए जो है चाइना जो है वो दूसरी दुनिया तक जो है, दुनिया के बाकी मालिक तक जो है वो ग्वादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करके अपना जो माल है, अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो गुड्स होती हैं उसको बाकी दुनिया तक जो है वो आसानी के साथ जो है पहुंचाना चाहता है। तो उसके लिए उसको सी पैक जो है चाइना से लेकर ग्वादर तक का जो रोड मैप है उसकी तैयारी की जा रही है। वो काफ़ी काम जो है मुकम्मल हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट जो है जो रोड के ज़रिए जो है चाइना को ग्वादर से मिलाने का जो प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान के अंदर बाकी बहुत सारे रोड्स हैं इसके साथ लिंक किए गए हैं, पूरे पाकिस्तान को इस रोड के साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट सारा जो है इसको सी पैक जो है कहा जाता है। तो द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 29, 2015। तो ये अप्रैल 2050 को जो है ये सी पैक का प्रोग्राम जो था लॉन्च किया गया था, व्हेन चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साइंड 51 एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैल्यूड एट द $48 मिलियन। तो इस प्रोजेक्ट का जो आगाज़ था वो 46 मिलियन डॉलर जो है इसके इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है। और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्रेसिडेंट के शी जिनपिंग जो है उनके दरमियान जो है ये जो मुआहदा था ये साइन हुआ है 2015 के अंदर। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट टर्म है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, RCD। RCD बहुत मशहूर एक मुआहदा है जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो है वो तय पाया था 1964 के अंदर। तो ये मुआहदा जो है 1964 में जो है तय पाया था। इसका नाम तो बेसिकली है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, इलाकाई ताउन बराए तरक्की। तो इसका और नाम भी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। RCD वाज मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज रीजनली एस्टेब्लिश्ड ऑन 21 ऑफ द जुलाई 1964। तो ये इलाकाई ताउन बराए तरक्की यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट ORCD वाज मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 बड़े मुल्क जो हैं वो इसमें शामिल हैं, पाकिस्तान है, ईरान है और तुर्की है। और 1964 के अंदर जो है ये मुआहदा साइन हुआ था जब पाकिस्तान के अंदर अयूब खान की हुकूमत कायम थी। और इसमें ईरान है, पाकिस्तान है और तुर्की है रीजनल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उस दौर में जो है जो सीटों का मुआहदा था, जो पहले बगदाद पैक्ट था बाद में सीटों में कन्वर्ट हो गया था। तो ये मुल्क जो हैं ये सीटों के भी मेंबर थे, और वही मुल्क जो हैं वो ये भी इन तीनों मुल्कों ने अलग तौर पे भी एक मुआहदा किया था। रीजनल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो इज़ अलाउड सोशो इकनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स। तो इस मुआहदे का जो तल्लुक है, जो सेंटो है वो बेसिकली एक जो मिलिट्री अलाइंस था या डिफेंसिव अलाइंस था, लेकिन जो RCD है वो एक सोशो इकनॉमिक है, एजुकेशनल है, सोशल डेवलपमेंट के लिए है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। तो इसका फोकस जो है वो सोशो इकनॉमिक आस्पेक्ट था, जबकि सेंटो जो है वो एक खालिस फ़ौजी और दफ़ाई नौइयत का मुआहदा था जो कि अमेरिका की सुपरविजन में कायम हुआ था। और सेंटो का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, वो था रशिया का जो कम्युनिज़्म है उसके ख़िलाफ़ इन मालों को जो है खड़ा करना था। लेकिन जो RCD है, RCD किसी के ख़िलाफ़ नहीं था। RCD ये है कि इन तीनों मुल्कों के दरमियान जो है जो इनके जो मुश्तरका मफादात हैं, ख़ासतौर पर जो सोशल इनके इंटरेस्ट हैं और जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं या कल्चर इनका जो है, तो वैसे भी जो कि तीनों मुस्लिम स्टेट्स हैं तो इस वाले से एक दूसरे के साथ इनका जज्बाती और फितरी लगाव भी है। तो इस वाले से जो है इसको प्रमोट किया गया था। तो ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं था, जबकि सेंटो जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे USSR के ख़िलाफ़ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स।
हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, इसी के हवाले से ही है, आरसीडी के हवाले से। एक आरसीडी का जो हेड क्वार्टर है डेट वाज सेट अप इन ईरान, तेहरान, ईरान के शहर तेहरान में जो है कैम्प किया गया था। और ये तंजीम जो है आरसीडी जो है 1964 में कैम हुई और 1979 के अंदर जो है इसको डिसमिस्ड करके डिज़ोल्व कर दिया गया था। तो फ्राम 1964 टू 1979 तक जो है ये आरसीडी का मुआहदा जो था वो कैम रहा। This organization was dissolved 1979. It was replaced by ECO. और कुछ अर्सा बाद जो है यही जो आरसीडी है इसको रिप्लेस कर दिया गया विद ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1985 के अंदर जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया था विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसमें फिर मज़ीद कुछ मुल्क जो थे वो शामिल हो गए बाद में, जिसमें अफ़गानिस्तान है और उसके अलावा अज़रबैजान है, काज़ाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और तुर्कमानिस्तान है। ये जो सारी 7 स्टेट्स हैं अफ़गानिस्तान के अलावा जो है, तो ये सारी स्टेट्स पहले अफ़गानिस्तान के अलावा जो बाकी रियासतों के नाम हैं ये बेसिकली यूएसएसआर के हिस्से थे। तो जब 1991 के अंदर जो है ये उससे सेपरेट हुए तो फिर उन्होंने इस तंजीम की जो है रुकनीत अख्तियार कर ली थी और इस तरह इसकी जो मेंबर रियासतों की तादाद बढ़ के जो है वो 10 हो गई है। तो आरसीडी में सिर्फ 3 मुल्क शामिल थे, जबकि जो ECO है उसके मेंबर स्टेट्स की तादाद अब 10 हो गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स इन दिस सेट 4। जी, इसमें थोड़ा सा हेडिंग का प्रॉब्लम हो गया है। तो ये बेसिकली है काइंड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। काइंड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी अपनी नेचर के अतबार से कई तरह की होती है। मसलन उसमें आइसोलेशन फॉरेन पॉलिसी है। आइसोलेशन फॉरेन पॉलिसी क्या है? डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्रीज़। तो जो बाज़ रियासतें जो हैं उन्होंने आइसोलेशन की पॉलिसी इख्तियार की होती है। तो आइसोलेशन की फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि आप जो दुनिया की जो सियासत है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें किसी किस्म का कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई आप इंटरेस्ट शो नहीं करते, अपने मामलात के साथ जो है आप तल्लुक़ रखते हैं और अपने इंटरनल इश्यूज़ को लेकर चलते हैं। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उससे आप अपने आप को अलग कर लेते हैं। अमेरिका ने एक तवील अर्सा तक जो है जो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन जो है इसको अख्तियार किए रखा था। तो कुछ रियासतें जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि वो आलमी सियासत से या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जो है वो अलग थलग रहेंगी और अपने मामलात के साथ ही उनका तल्लुक़ होगा। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आइसोलेशनिज़म जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी। कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी क्या है? उसमें टीम प्लेयर की तरह आप काम करते हैं। वर्क विद अदर कंट्रीज़ टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड अफेयर्स। जिस तरह नेटो जो है, नेटो जो है वो इसकी बेहतरीन मिसाल है और इससे पहले वार्सा पैक्ट भी इसकी मिसाल था। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी होती है इसमें आप मुख्तलिफ रियासतें मिलकर जो हैं जिनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं या जिनका पॉलिटिकल एजेंडा कॉमन होता है तो वो आपस में अलाइंस कर लेती हैं और फिर उस अलाइंस की मदद से जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं, जो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं या पॉलिटिकल एजेंडा होता है उसको जो है फॉलो करने की कोशिश करते हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर जो है वो आलमी सियासत के ऊपर जो है वो असरअंदाज होने की जो है कोशिश करते हैं। तो उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। नेटो जो है ये बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी ही शुमार होता है कि नेटो का मकसद ही क्या है कि इसमें मेंबर रियासतें जो हैं उनके जो कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो उनके कलेक्टिव इश्यूज़ हैं उनको मिलकर जो है उनके ऊपर जो है काम किया जाए। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनलिज्म फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनलिज्म फॉरेन पॉलिसी क्या है? वर्ल्ड पुलिसमैन। इसमें जो है वो कोई रियासत जो है वो वर्ल्ड पुलिसमैन का रोल जो है अदा करना चाहती है। पूरी दुनिया को जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहती है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कंट्रोल करना चाहती है और चाहती है कि जो उसकी पॉलिसी हो तमाम रियासतें उसी को ही फॉलो करें, उसके हुक्म को फॉलो करें, उसके आर्डर को फॉलो करें और जो रियासतें उसको फॉलो नहीं कर रही होती उनके ख़िलाफ़ जो है फिर वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ भी शुरू कर देती हैं। जैसे लाइक अमेरिका जो है उसकी ये फॉरेन पॉलिसी में ये एलिमेंट शामिल है कि वो बाज़ का यूँ नज़र आता है कि जैसे वो वर्ल्ड पुलिस का रोल जो है वो अदा करना चाहता है। इस तरह इंडिया के बारे में जो है कहा जाता है कि जनूबी एशिया के अंदर जो है वो भी ये रोल जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रखा है कि कम से कम जनूबी एशिया के अंदर जो है उसकी मर्ज़ी जो है वो मुसल्लत हो और उसके जो मामलात हैं उनको उसी के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है देखा जाए।
नेक्स्ट है जी इंपीरियलिज्म जो है वो फॉरेन पॉलिसी यानी वर्ल्ड बुली फॉरेन पॉलिसी, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात कर रखे हैं। पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, वर्ल्ड पॉलिसी इंपीरियलिज्म क्या है जी? इट इज़ द स्टेट पॉलिसी प्रैक्टिस एडवोकेसी ऑफ द एक्सटेंडिंग पावर एंड डोमिनियन, especially the direct territorial acquisition or by gaining the political and economic control of other territories and peoples। तो जो इंपीरियलिज्म फॉरेन पॉलिसी होती है जिसको वर्ल्ड बुली कहा गया है, उसमें क्या है कि ये बुल से है, BULL बुल से है, यानी ताकत के ज़ोर पे जो है दूसरों के इलाके के ऊपर कब्ज़ा करना, ताकत के ज़ोर पर दूसरी रियासतों के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना और उनको उनके ऊपर हुकूमत कायम करके उनका जो है वो इस्तेहसाल करना, जो उनको अपनी कॉलोनीज़ बना लेना और उनके वसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की जो पॉलिसी होती है इसको इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। जैसे माजी के अंदर बरतानिया जो है उसने ये फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की थी और माजी के अंदर जो है बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर भी कब्ज़ा किए रखा और उसी पॉलिसी को जो है जिसके तहत और बहुत सारे मालिक के ऊपर यूरोपियन मालिक के कब्ज़े थे। तो ये पॉलिसी जो होती है जिसमें कोई ताकतवर रियासत जो है वो ख़ास तौर पे माजी के अंदर जो बर-ए-आज़म एशिया है और बर-ए-आज़म अफ्रीका जो है वहाँ की जो कमज़ोर रियासतें थी उनके ऊपर उन्होंने कब्ज़े करके अपनी हुकूमतें कायम करके और वहाँ पे जो है उन्होंने अपना कंट्रोल कायम करके जो है उनका इस्तेहसाल किया और उनके ऊपर अपनी हुकूमतें कायम करके वहाँ के वसाइल को जो चाहे वो इकनॉमिक जो सोर्सेज थे या जो मैन पावर थी उसको अपने वसाइल के अपनी मर्ज़ी के अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि यहाँ से वो लोग फ़ौज में भर्ती करके जो है बरतानिया जो है वो पहली जंग अज़ीम में जो है या दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जो है यहाँ के लोग भर्ती करके जो है उनको वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तो ये जो पॉलिसी होती है इसको इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। एक टर्म और हमारे पास है पेरेस्ट्राइका, इसका जिक्र चंद दिन पहले भी हुआ था, चलें इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं। पेरेस्ट्राइका क्या है? पेरेस्ट्राइका क्या है? पेरेस्ट्राइका रेफर्स टू द सीरीज ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन टू किक स्टार्ट द स्टेगनेंट 1980s इकानमी ऑफ द सोवियत यूनियन। तो पेरेस्ट्राइका जो है ये बेसिकली एक रिफॉर्म्स प्रोग्राम है जो कि गोरबाचोव जो USSR के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था और USSR के अंदर इकनॉमिक रिफॉर्म्स कराने के लिए और USSR की जो इकनॉमिक पोजीशन थी उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए और उसमें लोगों की दिलचस्पी इन्वॉल्व करने के लिए जो है उसने कुछ रिफॉर्म्स की थी और ये रिफॉर्म्स पॉलिटिकल भी थी और इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी थी ताकि जो रशियन इकनॉमिक सिस्टम के अंदर जो जमूद आ गया है उसको तोड़ा जाए और उसके अंदर जो है लोगों की जो है वो दिलचस्पी पैदा की जाए और उस जमूद को तोड़कर जो है उसको बेहतर किया जाए। तो ये बेसिकली जो रिफॉर्म्स की गई थी जो कुछ पॉलिटिकल भी थी और इकनॉमिक भी थी, उन रिफॉर्म्स को जो है उन रिफॉर्म्स के लिए जो है पेरेस्ट्राइका की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है जो गोरबाचोव ने 80 की दहाई में जो है मुतारफ़ करवाई थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वीडियो का अख्ताम होता है। नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।